बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम दो भाग में क्लासिफाई किए हैं। जो पहला पार्ट है वो है आपका ए सेलुलर। जो पहला पार्ट है, ऑर्गेनिज्म को दो भाग में डिवाइड किए हैं। पहला ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब जिसके पास सेल नहीं है। सेल किसको बोलेंगे बताइए तो? सेल आप क्लास 9th में पढ़े हैं, क्लास 7 में भी पढ़े हैं। कंप्लीट सेल किसको बोलेंगे? कंप्लीट सेल उसको बोलते हैं जिसके पास न्यूक्लियस हो, जिसके पास न्यूक्लियस हो और जिसके पास साइटोप्लाज्म होगा और जिसके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो जिसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो वायरस में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग वायरस को क्या बोलते हैं? ए सेलुलर। तो वायरस क्या है? ए सेलुलर है। ऑर्गेनिज्म को जो सेकेंड पार्ट में डिवाइड किया गया है वो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि सेल से बना हुआ है। ए सेलुलर में जो है आपका वो वायरस होता है, वायरोइड्स आता है और प्रियॉन्स आता है। कौन कौन सा है? वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स। और यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है लाइकेन। लेकिन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइकेन है, फिर भी हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है चारों जो चीज यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ये चारों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। देयर इज नो मेंशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. व्हिटेकर जो बनाए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स और लाइकेन को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? लाइकेन के बारे में आप एक चीज जरूर सुने होंगे कि जो लाइकेन है वो अलगी और फंगी दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो अलगी और फंगी दोनों से मिलकर बना हुआ, कोई एक से नहीं मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। तो इसको भी हम लोग सेल नहीं मानेंगे। तो यही चीज यहाँ पे था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स और लाइकेन को जगह नहीं दिया गया, इसको अलग सेपरेट कर दिया गया। इसको घर निकाला कह सकते हैं, घर निकाला कर दिया गया। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सेपरेट पढ़ रहे हैं। आखिर क्या ऐसा इसमें था कि इसको बाहर कर दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से? तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह का वायरस है। जैसे यहाँ पे HIV वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, इबोला वायरस, एडेनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रैबीज वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है कि जिस वायरस पे बैक्टीरिया अटैक करता है उसी को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे है पैपिलोमा वायरस, यहाँ पे रोटा वायरस, यहाँ पे हर्पीज वायरस। तो इतना तरह का क्या है? वायरस है। और अभी आया था कोरोना वायरस जो तहलका मचा के चला गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वायरस इज नॉट ट्रूली लिविंग। वायरस ट्रूली लिविंग नहीं है एंड नॉट कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी तबाही कैसे मचा दे रहा है। जो वायरस होता है वो ट्रूली लिविंग नहीं है, मतलब लिविंग हो सकता है, ट्रूली लिविंग नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये दूसरे सेल पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए यहाँ पे मेरा बॉडी है और ये है वायरस। ये जो वायरस है ये देखेगा कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश है, हमको कोई चीज का दिक्कत नहीं है। तो ये जो वायरस है इसको देखा नहीं जाएगा कि हम खुश हैं। ये वायरस क्या करेगा? हम मेरे बॉडी पे अटैक कर देगा। और हम इतना खुश थे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को देखे नहीं कि मेरा इम्यून सिस्टम सही है कि बढ़िया है, कम चल रहा है कि बेसी चल रहा है। तो इस वायरस क्या करेगा? ये इस पे अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा देखेगा इसका इम्यून सिस्टम तो बहुत कम है। अब इसके लिए क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। अब ये वायरस जैसे ही इस पे अटैक करेगा मेरे बॉडी पे, तो ये वायरस सबसे पहले जाएगा मेरे बॉडी का मेन मालिक के पास। कौन है? वो है आपका थाइमस। और थाइमस क्या करता है? ऐसा जो थाइमस होता है, थाइमस के पास पूरा बॉडी का WBC जो होता है, WBC जो आर्मी है हम लोग का, जो वायरस बैक्टीरिया से लड़ता है,
उसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि थाइमस के पास होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, और ये यही जो होता है, यही डब्ल्यूबीसी को सारा इंफॉर्मेशन बताता है कि आपको कौन कौन आज तक जिंदगी भर में कौन कौन वायरस अटैक किया है, कौन नहीं किया है, कौन सा बीमारी हुआ है, पूरा बायोडाटा आपका निकाल देगा। अब ये जो थाइमस है, वायरस जैसी बॉडी पे अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा? थाइमस पे। और थाइमस पर जाकर इस थाइमस को इसका पूरा कंट्रोल ले लेगा, पूरा कंट्रोल एक्सेस, पूरा कंट्रोल जो है वो एक्सेस कर लेगा। और जैसे इसका पूरा कंट्रोल एक्सेस कर लेगा तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सबको डिलीट मार देगा, अब कोई नहीं रहेगा। तो जितना भी आप जिंदगी भर में वायरस ये सब लगाए थे, मतलब वैक्सीन वगैरह, सारा ही बर्बाद कर देगा। अब इसके बाद वो आपका पूरा बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा। अब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके अपना पूरा सेना तैयार कर लेगा। और जब पूरा सेना इसका तैयार हो जाएगा तब वो बॉडी पे अटैक करेगा, और वैसा अटैक करेगा कि फिर बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है वायरस का सबसे खतरनाक प्लान। और वायरस को अगर हम चाहेंगे कोई दवा से मारने के लिए, तो वायरस मरेगा ही नहीं, क्योंकि जिंदे नहीं था तो मरेगा कैसे? वो इनएक्टिव हो जाता है। तो नॉट ट्रूली लिविंग का मतलब होता है इनएक्टिव। तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, और हम लोग को लगेगा कि हम तो वायरस को मार दिए, लेकिन वायरस कभी मरता ही नहीं है, अजय अमर है। उसको न कोई मार सकता है और क्रिएट भला ही किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे वायरस के बारे में और कुछ किताब में क्या लिखा है। कहानी तो सुन लिए। तो ये जो वायरस है बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपके मेन जो फंक्शन होता है, मेन कंट्रोल जो एक्सेस होता है, उसी को ले लेता है, और वहां पे अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगा, और मल्टीप्लाई करके बहुत सारा सेना तैयार कर लेगा, बहुत सारा वायरस बना लेगा। वायरस आर नॉन सेलुलर का मतलब इसके पास कोई सेल नहीं है। तो वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल। जैसे इसको लिविंग सेल से बाहर निकालेंगे, ये कैसा हो जाएगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एकदम डेड हो जाएगा, लकड़ी की तरह, मुर्दा इंसान की तरह पूरा खत्म हो जाएगा। और हमको लगा कि हम तो मार दिए इसको, लेकिन वायरस ऐसा है, ये है, वो मरता ही नहीं है। इनएक्टिव आप कर सकते हैं, फिर वो कभी न कभी एक्टिवेट हो जाएगा और फिर तबाही मचाएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को अपना इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना चाहिए, इम्यून सिस्टम। और हम लोग इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रोंग रखेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि वायरस जो है अपने आप को बदलते जा रहा है, समय के साथ वायरस और स्ट्रोंग हो रहा है, लेकिन हम लोग समय के साथ इम्यून सिस्टम और बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? अच्छे चीज नहीं खाकर, जो चाउमीन, मैगी, ये सब भी नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बैलेंस डाइट है उसको नहीं लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज, ये जो इमेज है, ये इमेज आपका है बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये टीएमवी का है। टीएमवी का मतलब क्या है? टोबैको मोजेक वायरस। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको, टीएमवी। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहता है उसको देख लेते हैं। वंस दे इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। वही चीज कह रहा है कि पूरा सेल पे कंट्रोल कर लेगा, होस्ट सेल पे पूरा कंट्रोल कर लेता है। एंड टू रेप्लिकेट देम सेल, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा और अपना सेना तैयार कर लेगा। अब एक ही बार में अटैक करेगा एंड किलिंग द होस्ट, पूरा होस्ट को बर्बाद कर देगा। तो बहुत मास्टर प्लान है, क्योंकि धरती पे सबसे पहले अगर कोई आने वाला है तो वायरस। और कहता है जब तक हम रहेंगे तब तक किसी को रहने नहीं देंगे। तो इसीलिए वायरस से लड़ने के लिए हम लोग तरह तरह के एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, वैक्सीन निकालते हैं, ताकि हम लोग इस वायरस से बच सके। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वायरस को क्या बोलें, लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? तो हम तो चाहते हैं कि इसको भगवान बोल दें, क्योंकि
इसको न मार सकते हैं तो भगवाने हैं, लेकिन हम लोग को बर्बाद भी कर रहा है, तो दानव भी कर सकते हैं। तो ये जो है वायरस न लिविंग है नॉन लिविंग है, क्योंकि बॉडी के अंदर जैसे जाएगा वो लिविंग हो जाएगा, और बॉडी से जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, इनर्ट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। तो इनर्ट क्रिस्टलिन हो जाता है जैसे बाहर निकालते हैं। वायरस मीन्स वेनोम। वेनोम का मतलब ऐसा पॉइजनस फ्लूइड कि जिससे पड़ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो एक साइंटिस्ट यहाँ पे हैं डिमिट्री इवानोवस्की, 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म। तो यही डिस्कवर किए थे फर्स्ट टाइम कि कुछ वायरस नाम का भी कोई चीज है इस धरती पर। सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो फर्स्ट टाइम कुछ फ्लू टाइप से देखे थे जो कि मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, मतलब टोबैको पे जो पत्ता होता है, मोजेक का मतलब होता है कि धाग धब्बा टाइप से। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिला था। कहाँ पे, टोबैको। तो चलिए देखते हैं टोबैको प्लांट। तो देखिए ये जो टोबैको प्लांट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये मोजेक टाइप से यहाँ पे है, दाग धब्बा टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वायरस था। अब ये वायरस देखिए इस तरह का है, TMV वायरस। तो टोबैको मोजेक वायरस इसका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोबैको मोजेक वायरस है जो टोबैको वाले प्लांट पे है। तो यहाँ पे मोजेक जैसा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ही दाग धब्बा जो है आपको टमाटर पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये भी वायरस के कारण हो रहा है, और यही टमाटर हम लोग खाते हैं, और हम लोग को लगता है कि टमाटर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वायरस इसमें है। लेकिन ये वायरस इतना कम एक्टिव रहता है कि ये हम लोग का कुछ नहीं उखाड़ पाता है। तो ये वायरस हम लोग को डैमेज नहीं कर पाता है, लेकिन ये टमाटर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है पूरा तरह से डैमेज कर दिया है। तो टमाटर का भी दुश्मन हो गया, हम लोग का तो ये है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आएगा टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस से फर्स्ट टाइम पता चला था कि कोई वायरस भी है, और वायरस का नामकरण हुआ। वायरस का मतलब हुआ पॉइजनस फ्लूइड, जिसपे वो जाएगा पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है। These were found to be smaller than बैक्टीरिया। तो इसका साइज जब मापा गया तो ये बैक्टीरिया के साइज से थोड़ा सा छोटा था। बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है जिसपे जब इसे डाला गया तो वहां से भी ये क्रॉस कर गया था। इसके बाद एक और नया साइंटिस्ट आया डिमिट्री इवानोवस्की के बाद, M.W. बेजरनिक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। तो टोबैको प्लांट से इसको निकाले एंड कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, और फिर इसको हेल्दी प्लांट में डाल दिए। और पहले से तो बर्बाद हुई ये था, और फिर इसको डाल दिए और भी बर्बाद करने के लिए। एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस, और फिर नामकरण कर दिए कि ये नया खोज दिए जिसका नाम है वायरस। कॉल्ड द फ्लूइड, और उस फ्लूइड का जो नाम था उसका नाम रखे कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम। नाम बढ़िया रखते सोनल विशाल, लेकिन नहीं, इनको नाम क्या रखना था, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम, जो कि नाम याद नहीं होगा। तो देखिए इसका नाम का मतलब है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब जो तेजी से फैलता है, कॉन्टेजियस विवियम इसका मतलब भी वही होता है, तेजी से फैलेगा एयर अलग अलग हर एक मीडियम में। और फ्लूइडियम का मतलब हुआ कि ये फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड में था, मिला हुआ था। तो कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम बोला गया। एंड यहाँ पे शॉर्ट ब्रैकेट में है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये ऐसा फ्लूइड है जो इन्फेक्टियस है। इसके बाद एक और नया साइंटिस्ट है, तो एक और नया साइंटिस्ट है, वो बताए WM स्टैनली। जो नया साइंटिस्ट है WM स्टैनली 1935 में, सो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो इसको किसी तरह से डीकंडेंस किया गया, मतलब पूरी तरह से कंडेंस करके, और इनका पूरा स्ट्रक्चर देखा गया, इस वायरस का पूरा स्ट्रक्चर देखा गया। तो पता चला कि ये जो वायरस है पूरी तरह से प्रोटीन से बना हुआ है। एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। और जैसे ही होस्ट सेल से बाहर निकालते ये इनर्ट हो जाता है, फिर किसी को भी ये अटैक नहीं करेगा।
मतलब करने लायक नहीं बचता है। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। अब यहाँ पे दो तरह का आपको नाम सुनने को मिलेगा। पहला ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट। अब ये क्या है? और एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये दो वर्ड आपको बीच बीच में आते रहेगा, तो इसको समझ ही लेते हैं आज कि क्या है। तो चलिए, तो यहाँ पे ओब्लिगेट पैरासाइट completely dependent upon its host and cannot lead a free life। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि कुछ कुछ वायरस जो होता है, जैसे टोबैको मोजेक वायरस जो है ओब्लिगेट पैरासाइट है, तो वो टोबैको प्लांट पे जाएगा, अलग अलग उसी के जैसा प्लांट पे जाएगा और वहां पे वो होस्ट करेगा, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और अपना जनसंख्या बढ़ाएगा और दूसरे पे वो नहीं कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट, मतलब वो उस पे ही डिपेंडेंट है, दूसरे पे वो नहीं डिपेंड हो सकता है। उससे बाहर जैसी करेंगे वो मर जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा। और फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है किसी पे भी डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिंदास रहेगा, इस पे जाएगा उस पे जाएगा, अपना साइकिल को कंप्लीट कर लेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा इजीली। तो आपको समझ में आ गया ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव क्या होता है। ओब्लिगेट पैरासाइट वाला जो वायरस है वो किसी खास चीज पे डिपेंडेंट होगा, जैसे मान लीजिए टोबैको मोजेक वायरस, तो टोबैको पे वो डिपेंडेंट है। अब टोबैको से उसको निकालेंगे बाहर तो वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो इसी को बोलते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट और वो इनएक्टिव हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे जब टीएमवी वायरस देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ आरएनए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो है आरएनए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कैप्सिड लिखा है, तो ये दोनों क्या है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है बैक्टीरियोफेज, तो इसमें आपका यहाँ पे हेड वाला पोर्शन है, ये वायरस है, यहाँ पे कॉलर वाला है, यहाँ पे सीट, यहाँ पे टेल फाइबर। तो आज के टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं कितना डीप तक हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टीएमवी वायरस के बारे में जान गए, टोबैको मोजेक वायरस, और सारे साइंटिस्ट के बारे में जान गए। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। डिमित्री इवानोव्स्की ये क्या किए थे? तो ये जो थे ये फर्स्ट टाइम देखे थे कि कुछ माइक्रोब्स है जो कि टोबैको मोजेक वायरस जो टोबैको है उस पे मोजेक टाइप से डिजीज देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किए थे बस, और ये भी पता किए कि ये इसका जो साइज है वो बैक्टीरिया से छोटा है। फिर इसके बाद आए M.W. बेजर ने ये बताया कि ये जो टोबैको मोजेक वायरस पे जो फ्लूइड है ये वायरस है। तो यही फर्स्ट टाइम नाम बताए थे कि ये वायरस है, और वायरस का ये वायरस इसलिए रखे थे क्योंकि कॉन्टेजियम फ्लूइडियम, मतलब ऐसा फ्लूइड है जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ेगा। ये कौन बताए थे? M.W. बेजर ने। फिर W.M. स्टैनली आए, वो क्या बताए? वो बताए कि जैसी होस्ट से इसको बाहर निकालेंगे वो इनर्ट हो जाएगा। तो तीनों साइंटिस्ट के बारे में बता दिया गया है, तो आपको इसको याद कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एडिशन टू प्रोटीन, तो हम लोग को W.M. स्टैनली जो साइंटिस्ट है वो बताएं कि जो वायरस है वायरस में क्या है? प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, दैट कुड बी आइदर आरएनए या डीएनए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए, दोनों नहीं पाया जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। वायरस के अंदर दोनों नहीं पाया जाएगा, या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, यहाँ पे लिखा मैंडेटरी है कि किसी भी वायरस में नहीं देखा गया है कि दोनों प्रेजेंट हो, कोई ना कोई एक रहेगा, दोनों नहीं हो सकता है। ए वायरस इज और न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन है, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस,
और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, इन्फेक्टियस है। तो यहाँ तक क्लियर है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वायरस जो प्लांट पे अटैक करेगा वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो प्लांट वाला जो होगा वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो एनिमल वाला होगा या तो सिंगल हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आरएनए सिंगल या डबल ये हो सकता है, लेकिन डीएनए में क्या होगा, हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। बैक्टीरियल वायरस, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो लिख लेते हैं, प्लांट में किस टाइप का वायरस होगा, तो प्लांट के अंदर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। और एनिमल के अंदर, जो एनिमल होगा, एनिमल के अंदर कैसा होगा, तो एनिमल के अंदर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये आपका एनिमल में देखने को मिलता है। प्लांट में केवल क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो ये भी ध्यान रखना है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर। तो जो कैप्सिड होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैप्सोमेयर लिखा हुआ है और ये जो है इतना बड़ा में यहाँ पे लिखा हुआ कैप्सिड। तो टोटल को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो है कैप्सिड कैसे बना हुआ है, कैप्सोमेयर, एक और कैप्सोमेयर से बना हुआ है। देखिए ये जो गोल गोल है स्फेरिकल, ये है आपका कैप्सोमेयर। एक को कैप्सोमेयर बोलेंगे, बहुत सारा जो है उसको बोलेंगे कैप्सिड। तो कैप्सिड जो है स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमेयर से बना हुआ है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और अंदर में क्या है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए है। दिस कैप्सोमेयर अरेंज इन हेलिकल पॉलीहेड्रल। तो किसी रूप में हो सकता है, ये हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, जियोमेट्रिक हो सकता है। अब वायरस के द्वारा बहुत सारा अलग अलग बीमारियां होते हैं, जैसे कि मम्प्स, जो गाल में सूजन आ जाता है, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। तो पीछे भी हम बहुत सारा लिखे थे, तो वहां पे से आप याद कर सकते हैं कि वायरस से कौन कौन बीमारी होता है। इसके बाद प्लांट में भी बहुत सारा होता है, जैसे मोजेक फॉर्मेशन, पत्ता में धागा टाइप से, धब्बा टाइप से लग जाएगा। रीफ्लोरिंग, तो जो पत्ता होता है वो रोल कर जाता है, रोटेट कर जाएगा। कर्ली, वो मुड़ जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। वेन क्लियरिंग, वेन जो होगा वो पूरा साफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे ड्वार्फिंग, छोटा हो जाएगा, और स्टंटेड ग्रोथ, छोटा ग्रोथ हो जाएगा प्लांट का। तो ये सब प्लांट में देखने को मिलता है जो वायरस के द्वारा किया धरा है। तो वायरस जब अटैक करता है तब इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। तो अगर इस टाइप का है तो हम समझ सकते हैं कि ये वायरस अटैक किया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। तो वायरस आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वायरस के बारे में। इन 1971 थियोडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। तो थियोडाइनर एक साइंटिस्ट हैं,
1971 में एक नया इन्फेक्टियस एजेंट खोजे थे जो कि वायरस से क्या है, छोटा है, काउच पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज। और इसके द्वारा एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं, पोटैटो पे जनरली लगता है, तो उसको बोलते हैं पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज। ये कैसा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो पोटैटो है, ये पोटैटो बीच बीच में देखिए यहाँ पे कटा हुआ है। तो मेरे घर भी आलू हुआ था, इस तरह का कंडीशन देखने को मिला, पूरा आलू बर्बाद हो गया मेरा। तो ये जो है, ये किसके कारण होता है, वायरस, और इसका अभी तक कोई इलाज भी वैसा खास नहीं निकला है। तो बर्बादे समझिए, पूरा आलू बर्बाद हो जाएगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, वायरस के कारण। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, क्योंकि इसमें फ्री आरएनए होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो वायरस है, यहाँ पे देखिए, ये जो है केवल आरएनए है, ये केवल आरएनए है। अब इसको कैसे मारेंगे, वायरस से तो लड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वायरस से क्या लड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इट लैक द प्रोटीन कोड, इसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं है, एंड इट दैट इज फाउंड इन वायरसेस। तो वायरस में प्रोटीन कोड होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन कोड नहीं है। और वायरस में जो प्रोटीन कोड होता है, उसी के बेसिस पे वायरस को मारा जाता है। और वायरस के अंदर ये भी नहीं है, तो इसको कैसे मारेंगे। द आरएनए ऑफ द वायरस वाज द लो मोलिकुलर वेट, इसका वजन भी बहुत कम है, तो वजन इस सबसे कोई उतना मतलब नहीं है। मेन आपको याद करना है कि वायरस से एक बीमारी होता है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज, बस इतना याद कर लिए। फिर कौन से साइंटिस्ट खोजे थे, टियोडाइनर साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रियॉन्स के बारे में। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, तो अभी न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन में, अगर प्रियॉन्स ब्रेन के अंदर चला गया किसी तरह से, तो पूरा ब्रेन को डैमेज कर देता है, ब्रेन को पूरा सुखा देगा, ब्रेन में सारा इंफॉर्मेशन ही खत्म कर देता है। यहाँ पे देखिए, ये जो है एक नॉर्मल ब्रेन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल ब्रेन है, कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये ब्रेन का जो पार्ट है गायब हो गया है, तो ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ब्रेन खोखला हो गया, यहाँ पे ये सारा पार्ट इसका खत्म हो रहा है। तो इसके में के जो 1400 सीसी ब्रेन होता है, ये ब्रेन पूरा खत्म होकर आपका 200-300 सीसी बच जाएगा, मतलब पूरा ब्रेन चौपट हो जाएगा और आदमी ब्रेन डिसऑर्डर से मर जाएगा। तो ये जनरली काव में देखने को मिलता है, और क्रो जैकॉब ये हम लोग जैसे इंसान में देखने को मिलता है। तो जो भी इंसान बीफ वगैरह खाते हैं, तो उनको ये बीमारी होने का ज्यादा चांस होता है। और भी बहुत सारा बीमारी होता है। यहाँ पे देखिए, ये कैटल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मैड काउ डिजीज इसको बोलते हैं, जो प्रियॉन्स के द्वारा होता है। जो इंसान में होता है जैकॉब डिजीज बोलते हैं, और जो जानवर में होता है उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रियॉन्स वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट, तो किसी एजेंट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। जैसे कोई बीफ को खाएगा, गाय को अगर कोई खाता है, या फिर बैल को खाता है, या फिर किसी जानवर को खाता है जो कैटल वाले जानवर हैं, तो उनमें ये बीमारी चला जाएगा और न्यूरोलॉजिकल बीमारी होगा ब्रेन, और रातों रात खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये सब नहीं खाना है। तो वे आर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो उसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन देखने को मिलता है, किसमें, प्रियॉन्स में। तो ये देखिए, ये है प्रियॉन्स, इसमें यहाँ पे आपको जो डीएनए मटेरियल है, ये जेनेट यहाँ पे राउंड राउंड फोल्डेड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सॉरी ये जो है ये प्रोटीन है आपका, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, इसका साइज लगभग वायरस के आसपास है। दिस एजेंट वेयर कॉल्ड प्रियॉन्स, और इसी को हम लोग प्रियॉन्स बोलते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज जो इसके द्वारा होता है, उसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं मैड काउ डिजीज। तो BSF
BSF बोल रहे हैं यहाँ पे BSE, जिसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, ये बीमारी होता है और इसको हम लोग मैड काउ डिजीज बोलते हैं। ये कैटल में देखने को मिलता है और इसी के जैसा जस्ट ह्यूमन्स में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं क्रोमियम जैकब डिजीज। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसमें प्रियोन्स में आप इतना याद रखिएगा कि इससे ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज। कैटल में जो बीमारी होता है उसका नाम है BAC, जिसको कॉमन बोलते हैं मैड काउ डिजीज, और ह्यूमन्स में जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं क्रोमियम जैकब डिजीज। तो इतना क्लियर रहेगा। के बाद आपका लास्ट टॉपिक रह जा रहा है, तो इससे भी फिनिश कर देते हैं, लाइकेन्स। ये जो लाइकेन है, लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन अलगी और फंगी। लाइकेन जो होता है अलगी और फंगी से बना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये है अलगी। तो अलगी जो रहता है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फंगी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लाता है, जिससे कि अलगी खुद से खाना बना सके, क्योंकि रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? फंगस। और अलगी जो है वो सनलाइट, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये खाना इजीली बना सकता है। इसके बाद यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं, द फंगस एंड द अलगी आर पार्टनर इन म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे म्यूचुअली रहता है, वो उसका हेल्प कर रहा है, वो उसका हेल्प कर रहा है। अलगी खाना बना के देता है, और फंगस जो है वो पानी और न्यूट्रिएंट्स देता है, पानी और रॉ मटेरियल, जिससे कि खाना अच्छा से तैयार हो सके। तो यहाँ पे देखिए जो लाइकेन है कई तरह का है। क्रूटोज लाइकेन, ऐसा घर में आप देखे होंगे, येलो येलो कलर का। फिर पोलियोज लाइकेन, ये भी आप देखे होंगे, जो गांव देहात में रहते हैं वो इस टाइप का देखे होंगे। फिर ये भी आप देखे होंगे। यहाँ पे देखिए जब माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं, तो ये जो है यहाँ पे देखिए ये अलगी वाला पार्ट है, और ये जो है फंगी वाला पार्ट है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। द अलगल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। तो जो अलगी वाला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। जो फाइकोबायोन्ट है अलगी, वो खुद से खाना बना सकता है, लेकिन जो फंगी है वो खुद से खाना नहीं बना सकता है। तो जो फंगी है वो रॉ मटेरियल दे देता है अलगी को, और वो अलगी उसको खाना बना के दे देता है। अलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी। जो अलगी है खाना बनाता है फंगी के लिए, एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो वहां पे रह सकता है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वही रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, और पार्टनर के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ वन saw lichen in nature, one would never imagine that had two different organisms within them। तो वही यहाँ पे कहा जाता है, यदि कोई लाइकेन को देखता है तो उसको बिलीव नहीं होगा कि कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ हो सकता है। लाइकेन जो होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है। जहाँ पे सल्फर होगा, जैसे मान लीजिए जिस पॉल्यूटेड एरिया में सल्फर कंटेंट होगा, वहाँ पे जो लाइकेन होता है वो ग्रो नहीं करता है। तो वही चीज है कि पॉल्यूशन वाले जगह पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है। तो ये ज्यादातर आपको गांव में देखने को मिलेगा। जैसे मैं गांव में ही रहता हूँ, तो वहाँ यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइकेन देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यदि आप अभी तक ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो व्हाट्सएप क्लासेस चलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 8789409093 पे मैसेज करना है क्लास के लिए, और यहाँ पे आपको नाम अपना बताना है। आप यहाँ पे नाम बताइएगा, और यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप क्लासेस के लिए। तो आज ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका अब से चालू होगा।